हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज हम चैप्टर 1 जो है प्री अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको मैं पहले बता दूं कि इस साल जो हम फ्रेश वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, उस वीडियोस के अंदर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यानी अगर आपके स्कूल में आप एम एल अग्रवाल यूज़ कर रहे हो, आप एम एल भार्गव यूज़ कर रहे हो, आप आर डी शर्मा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ललित शर्मा यूज़ कर रहे हो, आप नोडिया प्रेस की बुक यूज़ कर रहे हो या कोई और बुक भी यूज़ कर रहे हो, भाई कुछ भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप इस सीरीज़ के थ्रू चलते हैं तो आपको हर तरह का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बुक का क्वेश्चन हम नहीं ले रहे। अगर आपको एम एल अग्रवाल, ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर एम एल अग्रवाल लगी हुई है, अगर आपको उसके सॉल्यूशंस चाहिए तो उसके लिए जो पिछले साल की प्लेलिस्ट थी जिसको अपडेट करके हमने इस साल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 24-25 अगर प्लेलिस्ट आप देखोगे क्लास 12 की, तो उसके अंदर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप एम एल अग्रवाल के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और बुक भी फॉलो करते हैं तो आप जब इस सीरीज़ के थ्रू जाएंगे तो आपको हर एक तरह का क्वेश्चन करना डेफिनेटली आ जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको डेफिनेटली कर पाओगे। बस और बस आपको क्या करना है, आपको वीडियोस को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, कंसेप्ट को समझना है और जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है आपको वो उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और बस चैनल को आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो इस तरह की वीडियोस हम लेके आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो वो आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहें और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल झकास तरीके से कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक क्या होता है। साथ में हम कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो भी पढ़ेंगे और कहाँ पर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की जो स्टेटमेंट है वो वैलिड होती है और कहाँ पर इनवैलिड होती है, क्या उसका रीज़न होता है, कैसे हमें पता लगाना है कि ये वैलिड स्टेटमेंट है या फिर इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो इस पार्ट के अंदर हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं। बाकी की जो इसके चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या इक्विवेलेंस क्लास वाले क्वेश्चंस हो गए, वो कंसेप्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम ये सब कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो बिल्कुल आपको जनरल लाइफ से हम रिलेट करते हुए चलेंगे कि आपके कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो को काम कहाँ पर आता है, किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हो। आपको ये सामने एक क्लॉक दिखाई दे रही है, ठीक है, बढ़िया सी सुंदर सी क्लॉक है। अब मान लो अभी जो इसमें जो टाइम कह रहा है, ये जो टाइम हमें दिखा रहा है ये 2:50 का टाइम दिखा रहा है। ठीक है, हम ये टाइम लेके चलते हैं भाई, 2:50 का टाइम है हमारे पास। ठीक है, 2:50 का टाइम है और ये सुबह का हमारे पास टाइम है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अब से 6 घंटे के बाद इसका टाइम क्या होगा, कि भाई आफ्टर 6 आवर्स टाइम क्या होगा। आप कहोगे इसमें 2 के अंदर सर 6 और ऐड कर दो, 2 और 6 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8 hours and 50 minutes। ये टाइम हो जाएगा सुबह का। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि आपको ये बताना है कि 12 आवर्स के बाद इसका टाइम क्या होता, तो आप कहोगे सर 2 में 12 ऐड कर दो। ठीक है, 2 में 12 ऐड कर दो तो कितना बचेगा, 14:50 AM। हाँ, AM नहीं, सॉरी, ये अभी 14:50 हम लिखते हैं, AM PM अभी छोड़ो। ठीक है, 14:50 का हमारे पास टाइम आ गया। अब लेकिन अगर आप घड़ी में देखोगे कहीं 14:50 है क्या, यहाँ पर हमारी घड़ी कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 12 तक जा रही है। 12 के बाद फिर क्या करती है, वो वापस आना स्टार्ट करती है। तो अगर मैं 12 के बाद इसको मैं ब्रेक कर दूं, 14 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 12 + 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 12 घंटे के बाद कितने घंटे और आगे हमारी घड़ी जाएगी, हमारी घड़ी जाएगी 2 घंटे और आगे जाएगी। यानी जो टाइम होगा हमारा ये 2:50 हम करेंगे और यहाँ पर क्योंकि ये 12 के बाद चला जाएगा तो इसको हम कंसिडर करेंगे 2:50 PM। ठीक है, तो जब हमने ये देखा कि भाई हमारा जो टाइम है यहाँ पर जो आपको ये दे रखा है, मैक्सिमम जो वैल्यू आपको घड़ी में, किसी भी घड़ी में आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू आपको 12 मिलेगी। ठीक है, वो जो डिजिटल वाली घड़ी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको डिजिटल घड़ी में तो 24 तक होता है। ठीक है, उस पर भी आएंगे, 24 पर भी आएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इसके हिसाब से समझते हैं कि घड़ी के अंदर जब आप टाइम देखते हो तो आपको मैक्सिमम जो वैल्यू मिलती है यहाँ पर वो 12 मिलती है और 12 के बाद फिर वापस से नंबर वापस रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही होता है। तो अगर मेरे को यहाँ पर निकालना हो
अगर मेरे को ऐसे यहाँ पर निकालना हो कि भाई मैं इस टाइम के बाद अगर मेरे को 18 आवर्स के बाद का मेरे को इसमें टाइम निकालना है, आफ्टर 18 आवर्स, तो अब टाइम क्या होगा भाई, 18 को मैंने 2 में ऐड कर दिया, 20 हो गया। लेकिन बात वही है कि भाई घड़ी में 20 तो नहीं है ना, तो 20 को अगर मैं ब्रेक कर दूं ऐसे 12 प्लस में 8, तो यानी जो टाइम आएगा वो आपका 12 घंटे के कितने बाद और जाना है, हमें 8 घंटे और जाना है, तो टाइम आ जाएगा 8:50 PM। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब एक 12 घंटे के बाद हम जैसे क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने के बाद हम 13 यूज नहीं करते, 14 यूज नहीं करते, 15 यूज नहीं करते, हम उसको यूज करेंगे वापस से 1 2 3 4 5 6। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर हम यूज कर रहे हैं एक रैप अराउंड सिस्टम। रैप अराउंड सिस्टम में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू तक आपको पहुंचना है, उसके बाद फिर वापस रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जहां पर भी रैप अराउंड सिस्टम होता है वहां पर हम इस तरीके से काम करते हैं, वहां पर हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर घड़ी में आप कहोगे सर 24 आवर, दिन के अंदर तो 24 आवर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर 24 आवर क्लॉक भी यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपसे टाइम किस तरीके से पूछा गया है। अगर आपसे टाइम AM और PM में पूछा गया है तो आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन अगर आपसे टाइम जो आवर्स में पूछा गया है यानी इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से पूछा गया है, तो फिर आप वहां पर इसको भी यूज कर सकते हो, 1450 को भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ 2050 को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ आवर्स बताने हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ये इस तरीके से देता कि भाई अभी हमारे पास जो आवर्स है, सुबह का जो टाइम, मतलब इसने सुबह शाम कुछ नहीं देना, अगर ये कहता है कि भाई अभी घड़ी के अंदर 8 o'clock का टाइम है, ठीक है, घड़ी के अंदर 8 o'clock का टाइम से या 8 आवर्स है, जैसे इंटरनेशनल क्लॉक में हम बात करते हैं, तो अब से भाई 12 घंटे के बाद टाइम क्या होगा, तो 8 के अंदर हम 12 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20 आवर्स हो जाएगा। ठीक, वो बात आ जाएगी इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से। लेकिन अगर आपको AM और PM के हिसाब से बात करनी है तो फिर आपको 12-12 के उसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 13 PM कुछ नहीं होता, वो तो 13 PM होता है वो 1 PM में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 12 के बाद वापस से फिर 1 आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जहां पर भी रैप अराउंड सिस्टम काम करता है वहां पर हम मॉडुलो अर्थमेटिक का इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलो अर्थमेटिक का हम यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा मॉडुलो अर्थमेटिक है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स। इसके अंदर जो भी हम डीलिंग करते हैं वो इंटीजर्स के अंदर डील करते हैं, जो भी यहाँ फ्रैक्शन वैक्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन वैक्शन को भूल जाओ, यहाँ पर उनका कोई काम नहीं है, यहाँ पर हम डील करेंगे सिर्फ इंटीजर्स में, यानी जो नंबर्स हैं हमारे पास वो पूरे पूरे होने चाहिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो एक अलग बात है। जो मॉडुलो अर्थमेटिक होती है इसको अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर बोलते हैं, या फिर आप क्लॉक अर्थमेटिक बोलते हैं। जैसा अभी हमने क्लॉक का एग्जांपल लिया तो इसको कई बार हम क्लॉक अर्थमेटिक भी बोल देते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें कि मॉडुलो अर्थमेटिक का तो वो है क्लॉक। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन एक कॉमन में हम इसको मान के चलते हैं कि भाई क्लॉक अर्थमेटिक इसको हम नाम देते हैं, क्योंकि क्लॉक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। नंबर्स रैप अराउंड इज कॉल्ड द मॉडुलस एंड रिटन एज मॉड। अब जो नंबर्स आपके पास जो रैप अराउंड सिस्टम में जो नंबर्स आएंगे, जो रिमाइंडर आपका आएगा, या मतलब जो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा, जैसे अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी के अंदर जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो 12 के हिसाब से निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर जो रैप अराउंड सिस्टम है वो 12 के बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट करता है। तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर लिखेंगे मॉड 12। ठीक है, वो अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझाता हूँ आपको कैसे आपको लिखना है। व्हेन वी डिवाइड इंटीजर्स a बाय इंटीजर b वी हैव a इक्वल्स टू bq प्लस r। अब आपने ये वाली जो चीज़ है ना, ये छोटी क्लासेस के अंदर बहुत पड़ी होगी कि हम किसी भी इंटीजर्स को जब डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास एक तो डिवाइजर होना चाहिए, एक उसमें क्वोशिएंट निकल कर आता है, और फिर एक हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो इन चारों चीज़ों को हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 25 और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो आ जाएगा 4 6 या 24, रिमाइंडर आ गया 1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जो 25 है ये डिवाइजर हो गया, इसको मैंने डिवाइड किया 4 से, क्वोशिएंट आ गया 6 प्लस में रिमाइंडर आ गया 1। तो किसी भी नंबर को आप इस तरीके से लिखते हैं, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें r क्या होता है, r की जो वैल्यू होती है वो 0 तक हो सकती है, 0 से स्टार्ट होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी आपको रिमाइंडर में, और मॉड ऑफ b से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यानी जो भी आपका डिवाइजर है इसकी मॉड वैल्यू से ये रिमाइंडर छोटा होना चाहिए।
जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे वहाँ पर मॉड वर्ड यूज़ नहीं करते थे, सीधा हम कहते थे भाई इससे छोटी वैल्यू आती है। लेकिन अब क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स में भी डील करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को भी हम डिवाइड करेंगे, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसकी मॉड वैल्यू से ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यानी रिमाइंडर हमेशा b का जो मॉड वैल्यू आएगी उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। इन मॉडुलो अर्थमेटिक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a mod b इक्वल्स टू r। अब इसी चीज को अगर हम जब मॉडुलस में लिखेंगे तो हमें ऐसे नहीं लिखना है, हम इसको कैसे लिखेंगे, a mod b इक्वल्स टू r। यानी यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर एक इंटीजर हमने हटा दिया। कौन सा हटा दिया हमने, क्वोशिएंट हटा दिया। यहां पर क्वोशिएंट का कोई काम नहीं है, क्वोशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्वोशिएंट इसमें कितना भी आ जाए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, यहां पर हमें सिर्फ रिमाइंडर्स में डील करना है कि रिमाइंडर कितना बचा है, उसी हिसाब से हमें अपना आंसर जो है इसमें पता लगेगा। तो यहां पर कोई भी जो इस तरह का सिस्टम आएगा उसको आप मॉड में इस तरीके से लिखेंगे, a mod b इक्वल्स टू r। ठीक है, और जो ये मॉडुलो अर्थमेटिक है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ अगर आप क्रिप्टोग्राफी पढ़ोगे आगे तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसे कई फील्ड होती हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ते हैं, जब हमें कुछ कोडिंग डिकोडिंग करनी होती है तो उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब जहाँ तक बात है ये सारी चीज़ें की, अब इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं एक एक करके कि यहाँ पर आपको मॉडुलो अर्थमेटिक में कैसे इसको यूज़ करना है। जब हम मॉडुलो अर्थमेटिक की बात करेंगे तो हमारे पास ये 4 डिफरेंट केसेस आते हैं। ठीक है, अभी कौन से 4 केसेस आए, पहले केस में अगर हम बात करें a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब a भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो मान लो हमारे पास a की वैल्यू है मान लो 10 और b की वैल्यू हमारे पास 3। तो हम क्या करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आएगा 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ गया 1। तो अब इस केस में क्या हुआ भाई, 3 को हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 3 से किया है, और हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसको जब आप नॉर्मल तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखते हैं कि 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, ये नॉर्मल वे होता है हमारा लिखने का, जैसे हमारा ये वाला जो तरीका आपको बताया था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। लेकिन अब हमें क्योंकि मॉड में लिखना है तो मॉड में हमें इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी जगह क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 10 को डिवाइड कर रहे हैं, a mod b किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। यानी ये वाला जो 3 है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 हमारा ये वाला है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, a mod b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा आपका हमेशा इसकी मॉड वैल्यू से छोटा ही आना चाहिए। दूसरा केस हम लेते हैं जिसमें कहता है कि a ग्रेटर देन 0 है, b लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव, b ग्रेटर लेस देन 0 का मतलब हो गया नेगेटिव। तो b को अब लेना है आपको नेगेटिव, तो हम यही नंबर ले लेते हैं, a इक्वल्स टू में 10, b को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, -2 कर देता हूँ, क्योंकि वो 3 3 बार ऐसा होगा, कन्फ्यूजन ना हो आप लोग, तो इसको ढंग से समझ लो। a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू, a की वैल्यू भी थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं कुछ, इससे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। a की वैल्यू ले लेते हैं हम 11। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको -2 से डिवाइड करना है किसको, 11 को। अब यहाँ जो नंबर होता है, यहाँ जो नंबर आप लिखोगे इससे जस्ट छोटा नंबर होना चाहिए। डिवीजन में हम ऐसे ही करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर 3 की हमने टेबल पे 3 पे गए तो 9 हमने लिख दिया, हम लिखने को 6 भी लिख सकते थे, 3 2 6, वही तो छोटा होता है, लेकिन जो उससे बिल्कुल छोटा होगा हम उस नंबर को यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर अगर करें -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मान लो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आएगा -10। अब 11 से -10 छोटा तो है, लेकिन और भी बीच में ऐसे नंबर हैं जो इससे छोटे होंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर आपको माइनस का साइन लेना पड़ेगा। -2 इंटू -5 ये आएगा आपका +10, और 11 से जो बिल्कुल छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा बिल्कुल इसके नज़दीक, वो होगा 10। तो यानी जो क्वोशिएंट है आपका वो नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव नंबर्स में भी हमें डील करना है, ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो क्वोशिएंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा इंटीजर। तो यहाँ से 11 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमने क्या किया भाई, 11 को हमने डिवाइड किया किससे, 2 से डिवाइड किया, तो मॉड ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 1। तो 11 को अगर हम -2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1, यानी जो रिमाइंडर है हमारा वो 1 आ गया। अब अगर तीसरे केस पर चलते हैं, आई थिंक दोनों केस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आप करोगे, स्पेशली जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको अच्छे से समझना जरूरी है। अगर वो आपने अच्छे से नहीं समझे तो फिर आगे कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ध्यान से रखना। अगर कोई ये दिक्कत है, कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अब यहाँ पर हम दोनों नंबर को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, तो ए की वैल्यू ले लेते हैं -11 और बी की वैल्यू ले लेते हैं -2। -11 को डिवाइड करते हैं -2 से। अब अगर मैं इसमें यहाँ पर 5 कर दूँ, यहाँ -10 आ गया, आप कहोगे सर सॉल्व कर दो इसको। नहीं है भैया, सॉल्व अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्व? क्योंकि -10 इससे छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस लगा हुआ है। अब माइनस में क्या होता है, जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है उतनी उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। अगर नंबर आप बड़ा लोगे, जैसे -11 -10, तो भैया -11 छोटा है, -10 बड़ा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छोटा नंबर लाना पड़ेगा इससे। अब इससे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? अगर हम यहाँ पर 5 की जगह यहाँ पर हम 6 लेके चलते तो आ जाता आपके पास -12। अब -12 जो है वो इससे छोटा है। अब यहाँ से इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। जब हम डिवीजन करते हैं तो हम नॉर्मली करते क्या है, हम यहाँ पर करते हैं भाई 11 - 10 = 1। यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाते नहीं है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में ना बस चुका है, ये घुस चुका है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया 11 में से अगर यहाँ पर 10 हम लिख रहे हैं तो 11 में से 10 माइनस करना, हमने 1 लिख दिया। इस माइनस साइन को हम लिखते ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि दिमाग में एक तरह से बस चुका है, घुस चुका है। ठीक है, इसलिए हम माइनस का साइन यहाँ पर लगाते नहीं है। और ना इस चीज़ को प्रेशराइज किया जाता है कि भाई आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट तो यही है। कंसेप्ट तो यही कहता है कि भाई इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तब हमारे पास ये आता है। तो ऐसे ही आपको जब दोनों माइनस वाले नंबर है तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि -11 -12 दोनों को ऐड करके -23 कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगा। हमें इसमें से इसको माइनस करना है, हमें -11 में से -12 को माइनस करना है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और -11 + 12 रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1। तो यानी यहाँ पर अब आपके पास क्या बना कि आपने डिवाइड किया -11 को किससे, -2 से, तो आपका जो आंसर है ये आ गया +1। ऐसी चौथा केस है, यहाँ पर a की वैल्यू लेस देन 0 और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। तो a नेगेटिव ले लिया हमने, -11 ले लिया, और b की जगह हमने 2 ले लिया। अब -11 को डिवाइड करना है 2 से। अब माइनस में नंबर है तो इसका मतलब इससे छोटा जो नंबर होगा वो माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस में लेने के लिए आपको क्वोशिएंट को भी नेगेटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा -12। अब सेम प्रोसेस यहीं पर, जैसे यहाँ पर आपको समझा है वैसी प्रोसेस वहाँ पर होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया -11 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। तो इस तरह से आपके पास ये 4 केसेस से अलावा कोई और केस तो बनेगा नहीं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर a पॉजिटिव b नेगेटिव, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव और b पॉजिटिव। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस अब करते हैं इनके, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो भैया ये आ गए हम इनके क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन आपके पास है उसमें कहता है 126 mod 7। 126 को डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड करना है। अब 126 को डिवाइड कर दो 7 से। डिवीजन तो सबको आता ही होगा अच्छे से। 7 1 जा 7, 12 - 7 5, 6 आ गया, 7 8 जा 56। तो यहाँ तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। इसका मतलब 126 mod 7 की जो वैल्यू है ये आएगी 0। क्वोशिएंट का कोई काम नहीं है, क्वोशिएंट नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। चीज़ ध्यान रखना, कहीं आप क्वोशिएंट लिख दो यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा आपका गड़बड़। गड़बड़ क्या, गलती हो जाएगा, नंबर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगला है आपके पास 252। इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखो 5 5 जा 25, ऊपर से 2 उतारा। अब 2 के आगे तो कुछ है ही नहीं, डेसिमल वेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 2 बच गया। तो आपके पास आ गया भाई 252 को अगर हमने mod 5 किया तो हमारा आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर माइनस हो जाए, -14 mod 4, तो आपको क्या करना है जी, -14 और 4 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर माइनस में तो इससे जो छोटा नंबर होगा वो माइनस में ही होगा, तो 4 से छोटा माइनस में नंबर आ जाएगा 16। 4 4 जा 16। इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी ये नंबर प्लस हो जाएगा।
ठीक है, -14 + 16 आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई -14 mod 4 की वैल्यू आ जाएगी 2। -85 को 9 से आप डिवाइड करो, 9 9 जा 81 होता है, लेकिन 81 तो इससे छोटा इससे बड़ा हो जाएगा -81, तो इसलिए 10 पे जाना पड़ेगा। तो -10 पे जाएंगे, -90 हो जाएगा, फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो -85 mod 9 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास +5। तो आई थिंक ये मोड वाला जो क्वेश्चन है आपको रिमाइंडर से किस तरीके से आप फाइंड करते हैं सबको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसी को नहीं आया तो वही बता देना, ठीक है, कोई शर्माने की बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास बता देना। कोशिश करूंगा कि आपकी जो डाउट है ना वो कुछ भी ना रहे, ठीक है, हर तरीके से आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने आ जाए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, हम चलते हैं अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पर। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो भी मॉडुलो अर्थमेटिक का ही एक पार्ट है, ठीक है, बस थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है ना वो चेंज हो जाता है, बस बाकी सब कुछ चीज़ें वही हैं, ठीक है, लिखने का बस तरीका चेंज होगा। यहाँ पर ये क्या कहता है कि भाई ए और बी हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना कि जो n की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना। अक्सर यहाँ पर गलती हम कर देते हैं, आंसर जब हम निकालते हैं n का तो उसमें कई बार हम 1 भी लिख देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में लिख रहे हो तो मोड n जो आएगा उसमें n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 लेनी है। देन a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, ठीक है, a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ a एंड b। अगर n a और b के डिफरेंस को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो ये स्टेटमेंट इसने बोली है, a इज सेड टू बी द कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m n, ठीक है, एंड n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर लैम्डा सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय n। लैम्डा यहाँ पर कोई भी क्वोशंट हो सकता है, ठीक है, a माइनस b जब आप ऐसे लिखते हो तो b को आप इधर लाओगे तो a माइनस b की जो भी वैल्यू आएगी वो n से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। इसी स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे लिख दो b कॉन्ग्रुएंट टू a mod n तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप a माइनस b को, अगर a माइनस b को अगर आप n से डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबल बाय n, तो जो b माइनस a आएगा उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे दो नंबर है, मान लो कोई नंबर हमारे पास एक 7 है और एक 3 है, ये आ गया आपके पास 4। अगर मैं कहूँ मैं 4 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 इज डिविजिबल बाय 4। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 3 - 7 कर दूं तो -4 आएगा। अब -4 को भी तो मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं ना, ठीक है, रिमाइंडर इससे भी 0 ही आएगा। तो दोनों केसेस में अगर आपने a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n लिखा है या b कॉन्ग्रुएंट टू a mod n लिखा है, दोनों बातें आपकी ठीक हैं, दोनों स्टेटमेंट आपकी वैलिड स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो इसमें लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंस इंस्टेड ऑफ इक्वल। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्रिप्टोग्राफी में हम यूज़ करते हैं, तो ये जो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है बजाय इक्वल्स टू के। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको पहले हम समझते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये देखो आप, ये आपके पास एक सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस 45 है और हमारे पास एक थ्रेड है, ठीक है, उस थ्रेड की जो डायमेंशन है, टोटल जो लेंथ है वो 10 मीटर है। अब मेरे को क्या करना है, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है ना, इस पर मुझे ऐसे, इस पर मुझे इसको ऐसे रैप करना है, इस धागे को मुझे इसके ऊपर ऐसे लगाना है। अब ऐसे अगर मैं लगाऊंगा तो भाई कितना धागा एक बार में जाएगा, ठीक है, कितना धागा एक बार में जाएगा, 45 है यहाँ पर, ठीक है। थ्रेड जो है हमारा, थ्रेड हमारा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि तभी तो हम इसके ऊपर लपेट पाएंगे ना। तो वहाँ पर 10 की जगह वहाँ पर आप 100 कर लो, 10 की जगह यहाँ पर आप 100 कर लेते हैं। 100 मीटर की हमारे पास थ्रेड है। तो हमने जब एक बार जब हमने इसको लपेटा ऐसे, तो उससे क्या होगा, आपके पास एक बार लपेटने पर क्या होगा, हमारे पास जो थ्रेड है वो 100 मीटर की थ्रेड है। हमने एक बार इस पर लपेटा तो कितनी थ्रेड हमारी गई, हमारी थ्रेड गई 45 इंटू में 1, एक बार हमारी थ्रेड गई, बची कितनी हमारे पास, बची हमारे पास 55।
55 मीटर की थ्रेड हमारे पास बच गई, ऐसे ही है ना अभी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई हमने 100 को डिवाइड किया किससे, 45 से, तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 55, ठीक है। 100 मीटर की जो हमारे पास थ्रेड थी, हमने एक बार इसको लपेट दिया, यानी 45 इंटू में 1 कर दिया हमने, यहाँ पर इक्वल्स टू रखते हैं, तो 45 इंटू में 1 कर दिया हमने, तो हमारे पास अब थ्रेड कितना बच गया, हमारे पास 55 थ्रेड बच गया। अब यहाँ पर मान लो मैं एक बार इसको और लपेट देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 55 बची हुई है ना, एक बार मैं और लपेट देता हूँ, तो अब कितनी बचेगी मेरे पास, 100 इज इक्वल्स टू 45 इंटू में 2, 90 हो गया। अब मेरे पास बचेगी 10। तो इसी चीज़ को अगर मैं कॉन्ग्रेंस में लिख दूँ, कैसे लिखा जाएगा, 100 इज कॉन्ग्रेंट टू 10 मॉड 45। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 100 है उसकी वैल्यू 55 मॉड 45 भी हो सकती है, और 100 की वैल्यू 10 मॉड 45 भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको इक्वल्स टू लिख देता ऐसे, 100 इक्वल्स टू 55 मॉड 45, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 100 की वैल्यू इसके इक्वल है, 100 की वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी वैल्यूज बन सकती हैं, तो अगर मान लो थ्रेड यहाँ पर और बड़ी होती, 200, 300, 400, 500 और होती, तो उन सभी के अंदर भी अगर हम निकालते, तो सभी का जो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये सबका अलग अलग आता जाता, ये और ये आप सेम रखोगे, लेकिन रिमाइंडर सबका अलग अलग निकलता जाता। तो यानी यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा इसको हम कॉन्ग्रुएंस क्यों यूज़ करते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि भाई 100 को आप ऐसे भी लिख रहे हो, 100 को आप ऐसे भी लिख रहे हो, ये इसकी कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है, इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर को जब हम रैप अराउंड सिस्टम में करते हैं, जब किसी भी दो नंबर को आप रैप अराउंड सिस्टम में आप लोगे, तो उसके अंदर हमेशा ऐसे ही होगा। जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिया 75, ठीक है, 75 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 20 से डिवाइड करता हूँ, तो ऐसे लिखेंगे इसको मॉड 20, और डिवाइड करने पर आपके पास कितना आएगा, 23 × 60, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 15, ठीक है। अब लेकिन मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता था, 75 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैं इसको अब 3 तक ना लेके जाके मैं इसको 2 तक ही लेके जाऊँ, यानी 20 इंटू में 2 40 हो गया। 40 के बाद आपके पास बच गया यहाँ पर 35, यानी 75 को अगर मैं मॉड 20 करता हूं तो उसकी वैल्यू 35 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 15 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 55 भी हो सकती है। तो ये तीनों आंसर इसके ठीक है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारी वैलिड स्टेटमेंट है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये भी हम समझेंगे कि भाई वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं है, ये कैसे आपको पता लगाना है। तो हमने जो इसके पीछे कंसेप्ट किया था, जब हम कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया मैंने कि भाई a माइनस बी या b माइनस से आप a करोगे तो वो हमेशा n से डिविजिबल होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? स्टेटमेंट आपको वैलिडिटी इसी से आप चेक कर सकते हो आराम से, क्योंकि अगर आपने इसको इससे यहाँ से माइनस किया तो कितना आएगा, 75 माइनस 15, ये बनेगा 60, और 60 जो है वो डिविजिबल बाय 20 होता है। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अगर हम सेकंड वाले केस को लेते हैं, 75 माइनस 35, तो ये आएगा 40 इज डिविजिबल बाय 20, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। अगर हम इस तीसरे केस को लेते हैं, 75 माइनस 55, तो ये आएगा 20, ये भी डिविजिबल बाय 20 होता है, तो यानी ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक कर सकते हो कि वो सही है या फिर वो गलत है, ठीक। जैसे मान लो हमने स्टेटमेंट में ऐसे लिखा होता, 75 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर लिख दिया मान लो मैंने 50 मॉड 20। अब देखने में क्या है, देखने में तो ठीक लग रहा है भैया, बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, 75 a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n लिखा तो हुआ है, क्या दिक्कत है, ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है। लेकिन भैया जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, वही कहेगा स्टेटमेंट ठीक है। आप लोगों को कंसेप्ट पता है, आप नहीं कहोगे ये स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो 75 माइनस 50 ये बनेगा 25, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 20। तो सिर्फ दिखावे पे नहीं जाना, असलियत में जाना है आपको, ठीक है। दिखावे में मत जाओ कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, के फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है भैया, फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है MCQs वगैरह में, छोटे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेटमेंट आपको दे दी और आपसे बोला जाए कि भाई स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। अब आप क्या करोगे,
जो सिर्फ इसको देखेगा ऐसे, वो तो कह देगा सर वैलिड है, क्या दिक्कत है। लेकिन आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि भैया इसको ठीक होने के लिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि जो कांग्रेस मॉडुलो है उसको आपको कैसे लिखना है और कब स्टेटमेंट वैलिड होती है, कब स्टेटमेंट वैलिड नहीं होती है। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम, ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 200 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 5 AM। अगर जो प्रेजेंट का टाइम है वो 5 AM है, तो आपको 200 आवर्स के बाद जो टाइम मिलेगा वो आपको टाइम क्या बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको, क्योंकि रैप अराउंड सिस्टम आपको करना है क्लॉक का, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था भाई क्लॉक में नंबर तो होते हैं 12 तक, ठीक है, लेकिन जब हम AM PM की बात करते हैं तो दिन के अंदर हो गए 24 घंटे। तो यानी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मॉड 24 निकालना है। 12 क्यों नहीं निकालना है वो भी समझाऊंगा अभी आगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, अपने जो भी आपके पास ये वैल्यू है उसका आपको मॉड 24 निकालना है। तो हमने 200 को डिवाइड कर लेना है 12 से और 24 से, तो ये चला जाएगा आपका 8 पे चला जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, रिमाइंडर आ गया 8। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो इसका मतलब हुआ कि जो 200 आवर्स है ना, 200 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स। ये कैसे हो रहा है 8 आवर्स के बराबर कैसे हो रहा है कि भाई 24 घंटे के बाद एक दिन कंप्लीट हो गया, अगले 24 घंटे के बाद फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, पांचवां दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन। 8 दिन जब हमने ऐसे रैप अराउंड में कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद भी हमारे पास 8 घंटे और बचते हैं। अब ये दिन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ 8 घंटे में, तो इस 8 घंटे को जो टाइम हमारे पास है इसके अंदर हम कर देंगे ऐड। तो 5 प्लस में 8 कितना हो जाएगा आपके पास 13, और 13 को हम क्या लिखते हैं 1 PM। ये आपका टाइम आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें अगर हम 12 से निकालते तो क्या दिक्कत थी भाई। आप 12 से इस वाले क्वेश्चन के निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अब आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इसमें आपको 12 से निकालना है, इसमें आपको 24 से निकालना है। आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में आपके पास AM और PM होगा तो आपको मॉड 24 ही निकालना है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैं 200 आर की जगह मैं इसको ले लेता 210, ठीक है। हमने मान के चले भाई 210 आवर्स है। अब 210 आवर्स में अगर मैं 24 के हिसाब से निकालता तो क्या आता, देखो भाई 210 को हमने डिवाइड किया 24 से, तो हमारे पास ये 8 पर ही जाएगा 192, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, 18 हो गया। अब इस 18 आवर्स को हम इसमें ऐड कर दे तो कितना आता आपके पास 5 प्लस में 18, 18 और 5 आ जाएगा 23, 23 का मतलब हो जाएगा 11 PM। ये हमारा आंसर बनेगा 11 PM, ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को 12 से निकालूं भाई 210 मॉड 12, तो देखो 210 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपके पास बच रहा है यहाँ पर 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स बच रहा है। अब अगर मैं 6 को इसमें ऐड करता तो आंसर क्या आता 5 प्लस में 6 11, और 11 में आप क्या लिखते AM ही लिखते, क्योंकि 5 घंटे में आप 6 घंटे ऐड करोगे तो 11 AM लिखोगे। आंसर लेकिन क्या होना चाहिए था 11 PM। आपका आंसर कितना बन रहा है 11 AM। वो क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने जो रैप अराउंड सिस्टम है वो यूज़ कर लिया आपने 12 आवर्स का। लेकिन भैया जब AM और PM हम लिखते हैं तो हम 24 घंटे यूज़ करते हैं ना, तो रैप अराउंड सिस्टम आपको इनमें यूज़ करना होगा 24 आवर्स का। तो जब भी AM और PM का क्वेश्चन होगा मॉड 24 ही निकालना है, उसी से ही निकालना है, कभी भी 12 से मत निकालना, आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। PM की जगह AM हो जाएगा, AM की जगह PM हो जाएगा। आप आओगे उछलते कूदते गा रहे, हमने तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर दिया, एग्जामिनर ने वहाँ लगा रखा होगा क्रॉस, और आपका नंबर हो जाएगा वहाँ पर बिल्कुल 0। तो इसलिए ध्यान रखना ये सब चीज़ें, कंसेप्ट को इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अगर यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे बात करता कि भाई यहाँ पर 5 आवर्स है, AM PM नहीं बोलता, 5 आवर्स है, ठीक है, तो आपका जो टाइम है 6 घंटे के बाद कितना होगा, तो वो 11 आवर्स हो जाएगा, चाहे वो AM हो चाहे वो PM हो, लेकिन रहेगा वो 11। तो ऐसे क्वेश्चन में मॉड 12 यूज़ करना होता है।
टुडे इज ट्यूसडे, आज है ट्यूसडे, ठीक है, आज है ट्यूसडे, वीडियो बना रहा हूँ आज, आज तो वेडनेसडे है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में चलो ट्यूसडे है। माई अंकल विल कम आफ्टर 45 डेज। अब मेरे अंकल जी हैं, बड़ी दूर से आने वाले हैं, 45 दिनों के बाद आ रहे हैं भाई साहब। अब स्वागत सत्कार करना है उनका, तो मुझे ये पता लगाना है कि भाई वो किस दिन आ रहे हैं, उनका दिन क्या है, तभी उस हिसाब से मैं अपनी जो टाइमिंग वाइमिंग है ना उसको एडजस्ट कर सकूँ। तो इन विच डे माई अंकल विल बी कमिंग, फाइंड यूजिंग मॉडुलो अर्थमेटिक। अब यहाँ पर जो आपका रैप अराउंड सिस्टम है उसमें कितने नंबर हो सकते हैं, यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, डेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका डे निकालना है कि भाई वो मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कब आ रहे हैं। तो ऐसे दिन होते हैं हमारे पास 7, वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, यानी जो रैप अराउंड सिस्टम है वो 7 तक है, 7 के बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये निकाल लो कि भाई 45 डेज रैप अराउंड सिस्टम में कितने घंटे के बराबर हैं, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा mod 7। तो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 45 को, तो कितना टाइम हुआ, ओ कितना कितना रिमाइंडर बचा, 7 6 या 42 होता है, तो 45 में से 42 माइनस करेंगे तो भाई 3 दिन बच गए। यानी रैप अराउंड सिस्टम से मैंने दिन कंप्लीट कर करके ये निकाल लिया कि भाई जो आज के दिन अगर ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के 3 दिन बाद आएंगे, ठीक है, ट्यूसडे के 3 दिन बाद आएंगे। अब 3 दिन बाद कौन सा होगा, ट्यूसडे के बाद पहला दिन आएगा वेडनेसडे, फिर अगला आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे। तो मेरे अंकल जी जो है ना भैया फ्राइडे को आ रहे हैं, ठीक है, फ्राइडे को आ रहे हैं, तो फ्राइडे को दिन अपना फ्री रखना, ठीक है, अंकल का स्वागत सत्कार पूरा पूरा करना है, कोई कंप्लेंट उनको होने नहीं चाहिए, तो इसलिए फ्राइडे का दिन अंकल जी के नाम। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या यहाँ पर कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू लंदन थ्रू ब्रिटिश एयरलाइन इज अप्रोक्सीमेटली 11 आवर। मन में आ रहा है कि भैया चेन्नई से लंदन की एक ट्रिप लगाई जाए, तो हमने पाया कि भाई ब्रिटिश एयरलाइन से अगर हम जाते हैं, वहाँ से हम टिकट कराते हैं, तो 11 घंटे की उसकी जर्नी है, यानी 11 घंटे तक आपको प्लेन में उड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको नहीं उड़ना पड़ेगा, आप तो बैठे रहोगे, प्लेन ही उड़ेगा, मतलब 11 घंटे तक प्लेन उड़ेगा। 11 घंटे के बाद आप लंदन एयरपोर्ट पे लैंड करोगे। अब एयरप्लेन कब स्टार्ट होता है, एरोप्लेन स्टार्ट होता है संडे को शाम को 11:30 बजे, ठीक है, 20-30 आवर्स दे रखा है, तो इंटरनेशनल टाइम दे रखा है आपको 20-30, तो इसका मतलब रात को 11 बजे लंदन जो चेन्नई एयरपोर्ट है वहाँ से हमारा प्लेन जो है वो फ्लाई करेगा, यानी उड़ना स्टार्ट करेगा। इफ़ द टाइम एट चेन्नई इज़ 4.5 आवर अहेड टू द डेट ऑफ द लंदन टाइम। अब इसने एक चीज़ और यहाँ पर डाल दी भाई, इसने कहा कि भाई चेन्नई का टाइम है ना वो लंदन के टाइम से 4 घंटे आगे है, चेन्नई का टाइम लंदन के टाइम से 4 घंटे आगे है, यानी लंदन में जब 12 बजेंगे तो चेन्नई में 4 बज रहे होंगे शाम के। अगर लंदन में 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो चेन्नई में शाम के 4 बजेंगे। लंदन में अगर 8 बजे का टाइम होगा शाम का, तो चेन्नई के अंदर 12 बजे का टाइम होगा रात का, ठीक है। 4 घंटे आ गए ना, नहीं 4.5 आवर, 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट आ गए हैं, यानी अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे लंदन में, तो 4:30 बज रहे होंगे चेन्नई में, ठीक है, 4.5 घंटे वो आ गए हैं। तो अब कहता है कि देन फाइंड द टाइम एट लंदन व्हेन विल द फ्लाइट लैंड एट द लंदन। अब जब लंदन एयरपोर्ट पे आप उतरोगे तो आपकी आपकी घड़ी तो आप चेन्नई से पहन के जाओगे तो उतना ही टाइम दिखाएगी, लेकिन जो लंदन एयरपोर्ट पे घड़ी लगी होगी उसके टाइम में अगर आप देखोगे तो उसके टाइम में क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है फ्लाइट की वो तो 11 आवर्स है, तो ये तो 24 आवर्स से कम ही है, तो इसका तो मोड आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टाइम आपको दे रखा है 23:30, उसके अंदर आप 11 आवर्स ऐड करोगे। अब ये वैल्यू 23 से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी आपको mod 24 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 11 और 23 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34, 30 mod 24। अब इसमें से जो ये होल पार्ट है, जो आर वाला पार्ट है, सिर्फ इसको आप इसका मोड निकाल लो। 34 को अगर हम डिवाइड करेंगे 24 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ये सुबह का टाइम होगा, ठीक है, AM PM वैसे उसने पूछा नहीं है, पर चलो हमने लिख दिया कि जब आप लंदन एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपकी जो अपनी घड़ी है जो आप चेन्नई से पहन के गए थे उसमें जो टाइम होगा वो इतना टाइम होगा 10:30 का। लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरोगे और एयरपोर्ट की घड़ी में देखोगे तो वहाँ पर जो टाइम है वो चेंज आपको पाएगा। क्यों पाएगा, क्योंकि जो लंदन एयरपोर्ट है, लंदन का जो टाइम है वो चेन्नई के टाइम से 4.5 घंटे पीछे है। तो जो भी टाइम आपकी घड़ी में हो रहा होगा उसमें से 4.5 घंटे कर दो माइनस, तो 10:30 में से 4:30 का टाइम आप माइनस करोगे
तो सुबह 6 बजे का टाइम आपको मिलेगा, यानी लंदन एयरपोर्ट की जो घड़ी होगी उस पर अगर टाइम देखोगे तो सुबह 6 बजे आप वहाँ पर उतर पाओगे। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके लिए बड़े ढूंढ ढूंढ के लाएं, बड़ी मेहनत से लाएं, ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। बस आप लोगों का इतना ही सपोर्ट चाहिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट के लिए ना किसी को परेशान ना होना पड़े। आप तो सही जगह आ गए हो, अपने दोस्तों को भी लेकर आओ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 5। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज, मतलब कोई एक वैल्यू नहीं है भाई, एक्स की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर सकती है। यानी ऐसी बहुत सी वैल्यूज हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वैलिडिटी वाले पार्ट में, कि यहाँ पर वैल्यूज जो आपकी बहुत सारी हो सकती हैं जो कॉन्ग्रुएंट वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 लिखा है ना, रिमाइंडर 12 है, तो यानी हम ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनसे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं उन नंबर्स को, तो उनका रिमाइंडर 12 आए। तो हम कैसे अब निकालेंगे इसको? तो इसको निकालने के लिए अब जो कंसेप्ट है हमारा वो ये कहता है कि हम इसको अगर इधर लेकर आएँ, x माइनस 12 कर दें, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये 5 से डिविजिबल होगी। यानी इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 12 इक्वल्स टू 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, k यहां पर कोई भी क्वोशिएंट होगा। तो हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो 12 को उधर लेके जाओ, तो 12 प्लस 5k। अब यहां पर k की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप एक वैल्यू 0 ले लो, एक 1 ले लो, एक 2 ले लो, एक -1 ले लो, एक माइनस, 3-4 वैल्यू लेके अपने आंसर पे आप फटाफट आ जाओगे। अगर हम k को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 12 प्लस में 5 इंटू में 0, यानी 12 ही रहेगा। अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 5 इंटू में 1, तो 12 प्लस 5 17। अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 2, तो आ जाएगा 12 प्लस में 5 इंटू में 2, तो ये 10 और 12 22। माइनस में ले लो वैल्यू, -1 लेते हैं तो 12 प्लस में 5 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 7। यानी जो वैल्यूज़ है कोई एक वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आपको 3-4 वैल्यू निकालनी है। जैसे इसमें सबसे छोटी वैल्यू 7 है, 7 के बाद 12 है, 12 के बाद 17, 5-5 का गैप यहाँ पर आएगा। जितना भी यहाँ पर मल्टीपल होगा ना k के साथ, उतना ही गैप यहाँ पर हमेशा आएगा। यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर 3-3 का गैप रहेगा, यहाँ 5 होगा तो 5-5 का गैप है। और इस तरह की आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। इस तरह की वैल्यू आप पीछे की तरफ भी बहुत सारी जा सकते हो। सेट है इसलिए ब्रेसेस आपको ज़रूर लगा देने हैं। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कहीं पर अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, ठीक है, यहाँ पर आप बस इतना दिखा देना, k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप आंसर को ऐसे भी निकाल सकते हो। If 147 is congruent to 3 mod m, then find the value of m। अब यहाँ पर 147 को अगर मैं 3 को इधर लाता हूँ, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी ये डिविजिबल बाय m होगी। यानी 144 जो है ये m से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो आपको m की ऐसी वैल्यूज लिख देनी है जिससे आप 144 को डिवाइड कर सकते हो। तो हमने वैल्यू लिखी m की, क्या क्या लिखी, ठीक है। हमने वैल्यू लिखी भाई 1 से डिवाइड हो रहा है, हमने लिख दिया 1। हमने लिख दिया 2 से भी डिवाइड हो रहा है, हमने लिख दिया 3 से भी डिवाइड हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो को पॉज कर लो और ज़रा सोचो कि यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा है, क्या ये ठीक लिखा है? क्या ये ठीक लिखा है? अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। जो हमने कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें आपको बताया था, जब भी हम a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n लिखते हैं तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसके अंदर से आपको 1 को छोड़ देना है। 1 आपने लिखा तो आंसर आपका कंप्लीट ठीक नहीं होगा, कंप्लीट नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो आपको अपनी वैल्यूज 2 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर आपको वैल्यू सारी निकालनी है। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से तो नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 12 से होगा, 18 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, 36 से भी हो जाएगा, 72 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा। तो आई थिंक यही सारी वैल्यू रहेंगी, कोई इसमें से रह ना गई हो। 9 से भी हो जाएगा, 9 एक रह गया, 9 से भी हो जाएगा।
ठीक है, और चेक कर लेना कोई ऐसी वैल्यू ना रह गई हो जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इफ x इज एन ऑड इंटीजर प्रूव दैट x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। ये कह रहा है कि x स्क्वायर कोई भी ऑड इंटीजर है, उसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले क्वेश्चन का तो सेंस है अच्छे से क्लियर कर लो। तो जैसे ये हमारे पास x है, ऑड इंटीजर है, कोई ऑड इंटीजर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर आ जाएंगे, और इनको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बनेगा। तो देखो 1 तो ऑलरेडी 8 से छोटा है तो रिमाइंडर इसका तो 1 रहेगा ही। 9 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 25 को डिवाइड करेंगे 8 6 24 होता है तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 49 को आप करने बैठोगे तो 8 6 48 तो भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी कोई भी ऑड इंटीजर आप लोगे स्क्वायर करने के बाद 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सभी का 1 आएगा। तो ये तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया, हम प्रूव तो नहीं किया ना, प्रूव हमें करना है वो हर एक वैल्यू के लिए करना है। ऐसे तो नंबर लिखते रहेंगे तो बहुत सारे नंबर होते हैं भैया ऑड इंटीजर, तो प्रूव कैसे करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि जो ऑड इंटीजर है, कोई भी ऑड इंटीजर है उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2n+1। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, यानी 2n+1 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा आपके पास 4n²। 2a भी करेंगे तो 4n+1, इसमें से आप 4n पहले दो में से कॉमन निकाल दो, यहाँ आ जाएगा n+1। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना, ये चीज़ आप ढंग से समझना तो फिर क्वेश्चन आपका बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर इस 4 को तो अभी छोड़ दो, ठीक है, इस 4 को अभी छोड़ो आप। ये n और n+1 जो आपके पास आया है, इस पर अब ज़रा ध्यान से गौर करो कि इसमें क्या ये कहना चाह रहा है। n और n+1 मतलब दो कंजिक्यूटिव इंटीजर हो गए, जैसे 1 और 2 या 2 3 या 3 4 या 4 5। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई भी जो इंटीजर्स होते हैं कंजिक्यूटिव, उसमें से एक इवन होगा और एक ऑड होगा। अगर कंजिक्यूटिव आप लिख रहे हो तो इवन ऑड ऐसे चलता है, या ऑड इवन कैसे भी चले, मतलब एक इवन आएगा एक ऑड आएगा। और जब अगर इवन नंबर आ गया तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो यानी n और n+1 जो नंबर है ये क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2k, k की जगह कोई भी इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आना ही आना है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, तो इसकी जगह हटाकर मैंने लिख दिया 2k। ठीक है, वेयर k इज एनी इंटीजर। ये आ गया 4 2 8 k+1। अब आप ये बताओ इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो इसको 8 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर है वो 1 के बराबर ही आ रहा है। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। इसी तरह के बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए ढूंढ के ला रहा हूँ इस बार, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप बिल्कुल बिंदास तरीके से उसे करके आओगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना है और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप लोग तो सही जगह आ गए हो, लेकिन बहुत से भी दोस्त आपके ऐसे हैं जो अभी सही जगह ढूंढने के लिए भी इधर उधर से भागा दौड़ी कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट बढ़िया से बढ़िया मिलेगा, तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।